चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री तुलसी तवानी जी, special guest of this convocation, Dr. Suresh Aware ji, Shri Vinod Baheti ji, डायरेक्टर IIT भिलाई प्रोफेसर राजीव प्रकाश, सीनेट के सभी सम्मानित सदस्य, फैकल्टी मेंबर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, पेरेंट्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारत के अग्रणी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक नया उभरता हुआ IIT भिलाई, जिसके दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मुझे विशेष प्रसन्नता है। मैं आभारी हूं डॉक्टर हवारे और प्रोफेसर राजीव प्रकाश का, जिनके कारण मैं आपके बीच उपस्थित हो सका। इस IIT से एक मेरा रिश्ता भी है। संयोग से मैं भारत सरकार में मंत्री था, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब शिलान्यास करने आए थे भिलाई, तो रायपुर में एक कार्यक्रम था हमारे मंत्रालय से संबंधित, मैं उनके साथ रायपुर आया था, तो इसके शिलान्यास के अवसर पर भी मैं भिलाई में था। और जब IIT जम्मू के भवन का लोकार्पण उद्घाटन वो कर रहे थे, तो वहीं से ऑनलाइन IIT भिलाई के भवन का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया। तो उस समय भी मैं मंच पर जम्मू में प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में था। तो ये दो बातें बताई, हवारे साहब और राजीव प्रकाश जी का जिक्र किया। और तीसरी बात की, जो जहाँ से मैंने शिक्षा अर्जित करी, ऐसे IIT BHU के कम से कम 100 से ज़्यादा लोग, हमारे सीनियर, हमारे मित्र, हमारे कुछ जूनियर यहाँ हैं। तो एक लोभ ये भी था कि चलेंगे तो उन लोगों से भी लंबे समय बाद फिर से भेंट हो जाएगी इस दीक्षांत समारोह के साथ साथ। मैं सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं मानता हूँ कि यह अवसर एक महत्वपूर्ण अवसर है, और आपने जो उपलब्धि हासिल की है वही बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कैंपस को छोड़कर जब आप बाहर निकलेंगे तो अवसरों से भरी हुई दुनिया में प्रोफेशनल करियर की ओर आप अग्रसर होंगे, और ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मेरी अनंत शुभकामनाएं। देश और दुनिया में अनेक विद्वानों ने शिक्षा की अनेक परिभाषाएं दी। मेरी अपनी एक निजी परिभाषा है। मुझे लगता है कि शिक्षा को अगर परिभाषित करना हो तो मैं यही कहूँगा कि यह जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ। और उससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इट्स ए जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। अगर आप ध्यान लगाकर देखें तो कुछ नाम मैं लूँगा, और जर्नी ऑफ इनर सेल्फ में अगर पढ़ते वक्त आप स्वयं या आपके टीचर, आपकी जो अंतर्ध्वनि है, जिसे आप ड्रम बीट कह सकते हैं, वो आप पहचान गए, तो मुझे लगता है कि उस रास्ते पर मेहनत से अगर बढ़ेंगे तो कोई भी असंभव सा लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। बापू का नाम आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी का। 9 साल के थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक वो प्ले किया जा रहा था, बापू देख रहे थे। उस नाटक से बहुत प्रभावित हुए, और उस दिन उन्होंने तय किया कि चाहे जितनी भी कठिनाई आएगी, सत्य से विमुख हम कभी नहीं होंगे। वो घर आए और मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर के उसके डायलॉग्स बोलते थे।
अब गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व को या पूरी उपलब्धियों को आप देखें तो देश को आज़ादी दिलाई, मैंने कितने काम हैं वो बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसके मूल केंद्र बिंदु में जो बात थी कि जीवन में चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आई, गांधी ने कभी सत्य को नहीं छोड़ा। कबीर दास का नाम आप में से कुछ लोग जरूर सुने होंगे, अधिकांश लोग जानते होंगे। ये भी आप जानते हैं कि उन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी थी, न कभी लिखा था। उन्होंने भी अपनी ड्रम बीट पहचान ली, जैसे गांधी ने पहचान लिया कि मेरी अंतर्ध्वनि क्या है तो सत्य है। तो कबीर दास की अंतर्ध्वनि क्या थी? तो ईश्वर भक्ति थी। और कबीर दास ने जो कुछ लिखा है, जब अंतिम में गणना कर रहा था तो अभी तक 1000 से ज्यादा पीएचडी कबीर दास पर हो चुकी है। कई लोग मानते हैं कि जिसके पास बड़ी डिग्री है वही पढ़ा लिखा है, मैं इसे मानता नहीं हूं, क्योंकि कबीर दास तो निरक्षर थे। न्यूटन का नाम आप सब जानते हैं। न्यूटन भी कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन जो आविष्कार किया न्यूटन ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। सचिन तेंदुलकर भी बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं डिग्री के हिसाब से। पहले वो पिंग पोंग खेलते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे। साधारण परिवार के थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे। एक दिन उन्होंने क्रिकेट के ग्राउंड पर देखा लोगों को क्रिकेट खेलते हुए और अपनी ड्रम बीट पहचान लिया उन्होंने कि मुझे क्रिकेट खेलना है। एक समय ऐसा था कि उनके पास एक ही पतलून थी, स्कूल से आते थे, माँ वही पतलून धोती थी। कभी कभी गीली पतलून पहने हुए ही सचिन तेंदुलकर लगातार क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। तो ड्रम बीट पहचानना ये बड़ा जरूरी है, और पहचानने से तो काम होगा नहीं। उसके लिए सचिन तेंदुलकर की तरह जो अभी हमारे साहब बता रहे थे, दिन रात उसके लिए मेहनत करना। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर तीसरी बात आती है कि एक बात गांधी जी कहते थे, और गांधी जी को जितना मैंने पढ़ा है, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिसका प्रयोग उन्होंने न किया हो। जो वो प्रयोग करते थे, जिसे सच पाते थे, वही कहते थे। तो एक बार उन्होंने एजुकेशन के बारे में कहा कि जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है या जो आप किताब में पढ़ते हैं वो कम समझ में आता है, और जिस चीज़ का प्रयोग आप हाथ से करते हैं वो जल्दी दिमाग में घुस जाता है। तो ये दो बातें हमने कही। तीसरी बात कि प्रयोग करना, और प्रयोग से ही न्यूटन ने थियरी निकाली। कोई पढ़े लिखे आदमी तो थे नहीं। आइंस्टाइन जरूर पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि जब उन्होंने फिजिक्स से एमएससी किया, उनके पिता बहुत बीमार हो गए थे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे। उनको मजबूरी में अपने पिता की दुकान पर बैठना पड़ा। तो जो जितने उनके आविष्कार हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक कैमरा हो, रेफ्रिजरेटर हो, बहुत लोग थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कम ही लोग समझते हैं, बात बहुत लोग करते हैं। तो वो आविष्कार इसलिए नहीं किए कि उन्होंने फिजिक्स में एमएससी किया, पीएचडी किया, इसलिए किया कि वो दुकान पर बैठते थे और वहाँ प्रयोग करते हुए उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। तो तीसरी बात मुझे लगता है कि हाथों का प्रयोग करना ये बहुत जरूरी है। और चौथी बात मैं जो समझता हूँ कि एक टीम वर्क के साथ काम करना। अकेले काम करने की आदत लंबे समय तक रही, अब समय है कि साथ मिल करके हम काम करेंगे। तो और पहले दिन ही ये नहीं तय करना कि हम भी वही करेंगे कि मार्स पर हमको जाना है। जहाँ से शुरुआत करें, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को छोटी ही हो, मिल करके अगर 4 लोग हल करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बड़ा योगदान आपका होगा। आईआईटी के कैंपस के अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोग जिस भिलाई के वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशनल जर्नी आपने पूरी की है, और ये भिलाई शहर भारतवर्ष के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इसका योगदान बड़ा है, और आज से नहीं लंबे समय से है। आप सब जानते हैं कि इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और इसे भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का गौरव भी लंबे समय तक माना जाता रहा है और आज भी माना जाता है। और इस स्टील प्लांट की स्थापना के बाद मुझे लगता है कि भिलाई ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक के बाद एक प्राइवेट, पब्लिक, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस
ने भिलाई को देश की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का काम किया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशनल लैंडस्केप ने भी यहाँ व्यापक परिवर्तन देखा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में इस मिट्टी का बड़ा योगदान और इसकी भूमिका रही है। अगर किसी को ये देखना हो कि कैसे एक स्थान आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन के लिए एक पावरफुल फोर्स के रूप में कार्य करते हुए किसी राष्ट्र के भाग्य को मौलिक रूप से आकार दे सकता है, तो मुझे लगता है उसे भिलाई को जरूर देखना चाहिए। अगर किसी को देखना हो कि कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ और अर्बनाइजेशन के द्वारा लाखों लोगों की तकदीर को बदला जा सकता है, उसे भी भिलाई की ओर जरूर देखना चाहिए। अगर किसी को देखना हो कि समग्र विकास कैसे रीजनल एडवांसमेंट को बढ़ावा दे सकता है और ग्रामीण और शहरी इलाकों के मौजूद गैप को भरने की कोशिश करता है, तो उसे भी भिलाई के इतिहास को जरूर समझना चाहिए। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको IIT भिलाई में पढ़ने का अवसर मिला। आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, जो स्वयं आत्मनिर्भरता, आधुनिकता तथा कैपेसिटी बिल्डिंग की जीती जागती मिसाल है। इस विकसित, या मैं कहना चाहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक वातावरण का पूरा असर IIT भिलाई पर पड़ा है। मैं अत्यंत अल्प समय में IIT भिलाई के द्वारा हासिल की गई शानदार उपलब्धियों के लिए डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश, उनकी पूरी टीम, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सबको हृदय से बधाई देता हूं और मैं इससे काफ़ी प्रभावित हूं। सेल्फ सस्टेनेबल कैंपस के निर्माण के साथ साथ एकेडमिक सेक्टर में IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के तहत इनोवेशन हब की स्थापना, 350 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, अभी डायरेक्टर साहब आपके बोल रहे थे, 28 स्टार्टअप्स का इंक्यूबेशन, 11 पेटेंट, 71 से 70 से ज़्यादा MOUs तथा भारत सरकार के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर के कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम IIT भिलाई कर रहा है। ये साबित करता है कि वह फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी एजुकेशन की मजबूत नींव का निर्माण कर रहा है, नहीं बल्कि कर चुका है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में IIT भिलाई के स्टूडेंट्स के इनोवेशन को कॉमर्शियलाइज भी किया गया है। मुझे बताया गया है कि नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स द्वारा कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए दी गई जिम्मेदारी को निभाते हुए IIT भिलाई ने 54 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, 23 विमेन एंटरप्रेन्योर्स और 200 से ज़्यादा प्रत्यक्ष लोगों को रोजगार देने में भी आपको सफलता मिली है। इसके लिए मैं विशेष बधाई देता हूं और राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान की मैं सराहना करता हूं। आज दीक्षांत समारोह का यह अवसर आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए भी गर्व का दिन है। उन्होंने आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बड़ा त्याग किया है, तपस्या की है और आपके सभी प्रयासों में, आपके आगे बढ़ते हुए हर कदम में सहयोग भी प्रदान किया है। मैं आपकी सफलता पर उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स की सफलता के लिए मैं IIT भिलाई के सभी टीचर्स का भी अभिनंदन करना चाहूँगा और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के IITs के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली टीचर्स में से आप सब हैं, ऐसा मुझे पिछले शाम से अब तक ये पता लगा है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं IIT भिलाई को सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन सेंटर के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि यह इन्वेंशन, इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए आइडियाज़ का उभरता हुआ केंद्र है, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी पूरी क्षमता से योगदान कर रहा है। विश्व के
सबसे सक्सेसफुल इंजीनियर्स में से एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नॉलेज पावर चाहिए भारत को, जो उसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से ही प्राप्त हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राप्त करने के लिए हमें बेहतर ह्यूमन रिसोर्स और क्रिएटिव लीडर्स भी चाहिए। मैं मानता हूँ सही मायने में इंजीनियर्स ही सबसे सफल क्रिएटिव लीडर बन सकते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य इंडस्ट्री और समाज में जो गैप मौजूद है उस गैप को समाप्त करना उनका एक प्रथम और प्राइम लक्ष्य होता है। आज इस दीक्षांत समारोह में जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनका प्राथमिक उद्देश्य मैं समझता हूं कि राष्ट्र के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए और कटिंग एज इनोवेशन के द्वारा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को नई ताकत प्रदान करना भी होना चाहिए। आपका दूसरा उद्देश्य इंडस्ट्री और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए समस्याओं को इनोवेटिव और इफिशिएंट तरीके से हल करना भी है, उसके नए समाधान भी प्रस्तुत करना है। आपका तीसरा उद्देश्य रियल वर्ल्ड की चुनौतियों का समाधान करने वाले टूल्स तैयार करना भी होना चाहिए और इस कैंपस में अर्जित किए गए साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज को वास्तविक स्वरूप यानी रियल टूल्स में परिवर्तित करना भी होना चाहिए। चौथी बात या चौथा उद्देश्य मुझे लगता है मानवता के लाभ, उसके बेनिफिट के लिए काम करना और ये सुनिश्चित करना कि भारत अपने इनोवेशन और इन्वेंशन में कैसे अग्रणी हो सके। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि पहली बार जब 2007 में गणतंत्र दिवस की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने लाया गया, तब उन्हें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि SLV-3 के लॉन्च, अग्नि के लॉन्च और न्यूक्लियर टेस्ट में भारत दुनिया की 5वीं-6वीं ताकत में गिना जाने लगा था। लेकिन ब्रह्मोस ने भारत को दुनिया में प्रथम होने का अवसर भी प्रदान किया। ये दीक्षांत समारोह एक संकल्प लेने का भी अवसर है कि हम अपने योगदान से भारत को दुनिया में प्रथम अवसर देने में हम क्या मदद कर सकते हैं। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में और उसमें आने वाली चुनौतियों के समाधान में हम क्या योगदान कर सकते हैं। युवा साथियों, MIT के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका नाम है प्रिया दोंटी। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जो विश्व में अपनी तरह का अनोखा पहला प्रोजेक्ट है। वह विश्व की विद्युत आपूर्ति को पूरी तरह से कार्बन मुक्त करना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है। काकुल श्रीवास्तव ने एक ऐसा ऐप क्रिएट किया है जो सिर्फ आपके गुनगुनाने की आवाज़ से एक पूरा राग आज कंपोज कर सकता है। इलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट द्वारा स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति पैदा की है और मार्स तक जाने का उनका प्रोजेक्ट अगर सफल हुआ तो वो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। रिचर्ड फेनमैन के क्वांटम कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट से इंजीनियरिंग वर्ल्ड को एक नई दिशा मिली है और आज ड्रग रिसर्च से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्वांटम कंप्यूटिंग के फ्यूचर पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि मानवता विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों को कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर सके। आज एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेक्टर में साइंटिस्ट के बीच सुरक्षित, सस्ता और सस्टेनेबल स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स निर्मित करने की दुनिया में होड़ मची हुई है। आज एनर्जी स्टोरेज के लिए स्ट्रक्चरल बैटरी कंपोजिट्स को और बेहतर बनाने के लिए इंजीनियर्स के बीच तीव्र और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि दुनिया के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के बीच न सिर्फ टेक्नोलॉजी के नए फ्रंटियर को खोजने का कंपटीशन चल रहा है,
बल्कि वह पहले से कहीं बेहतर, पहले से कहीं तीव्र, फास्ट और इफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में जुटे हुए हैं। अब आपको इसमें शामिल होकर अपना उचित स्थान हासिल करना है। ये IIT भिलाई ने आपको फाउंडेशन दी है। ये सभी बदलाव और पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस आपको जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं, आप किस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक छोटी कहानी मुझे ध्यान में आ रही है। एक शहर में आंधी तूफान आया और 2-3 दिन के लिए बिजली पूरी तरह चली गई। एक स्टूडेंट कुछ नोट्स लेने अपने दोस्त के घर जाना चाहता था। रात बड़ी अंधेरी थी, घनी थी, बाहर गहरा अंधकार था। वो मोमबत्ती हाथ में लेकर बाहर निकला, 2 कदम चलकर रुक गया। हवा इतनी तेज थी कि मोमबत्ती लगता था बुझ जाएगी। मोमबत्ती की रोशनी से उसके पैरों के आसपास तो थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता था, लेकिन आगे घुप अंधेरा था। वह रुककर कुछ उपाय सोचने लगा। तभी उसके बगल से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकल कर आगे बढ़ गया। उस स्टूडेंट ने कहा कि ठहरिए, आगे बहुत अंधेरा है, बस एक ही कदम दिख रहा है, आप आगे मत जाइए। वो बुजुर्ग हंसे और उन्होंने कहा कि लेकिन तुम पहले एक कदम तो चलो, जितना दिखाई पड़ रहा है उतना तो आगे बढ़ो, फिर उतना ही दिखाई पड़ने लगेगा और एक एक कदम से पूरी दुनिया नापी जा सकती है। मैं मानता हूं कि जो चलता है वही पहुंचता है गंतव्य तक। इसलिए आज यहाँ उपस्थित सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा, और अब तक जो नहीं खोजा गया, अब तक जिस मार्ग पर अंधेरा है उस पर चलने का साहस और उसको खोजने का साहस, ये बड़ा आवश्यक है। और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास ये बड़ा जरूरी है। एक छोटी कहानी मैं और बताना चाहता हूँ आपको, आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। एक छोटा सा राज्य था, राजा बड़े छोटे थे। उनको सूचना मिली उनके पड़ोस के राज्य के जो राजा हैं वो उनके राज्य पर आक्रमण करने वाले। वो राज्य बहुत बड़ा था, सेना भी बहुत बड़ी थी। बड़े परेशान हुए, सेनापति को बुलाया और कहा कि ये पड़ोसी राजा आक्रमण करने वाले, क्या किया जाए। तो सेनापति ने कहा कि साहब देखिए, उनकी सेना हमारी सेना की 4 गुनी ज़्यादा ताकतवर है, संख्या बल में भी, सैन्य की साजो सामान की दृष्टि से भी हमें सरेंडर कर देना चाहिए। राजा बड़े व्यथित थे, दुखी थे, सोच रहे थे करें क्या। तो बचपन में उनको एक टीचर ने पढ़ाया था, उनके गुरु थे, रिटायर हो गए थे, उसी गांव में रहते थे। उस टीचर में बड़ी उनकी आस्था थी। तो वो उठे और रात को गए अपने टीचर के पास, अपने गुरुजी के पास। उनको समस्या बताई कि ऐसी ऐसी समस्या राज्य पर आ गई है, क्या किया जाए। तो उनके टीचर ने कहा कि भाई 2 काम करो, मुझे सेनापति नियुक्त कर दो, पहला काम, और दूसरा जो तुम्हारा सेनापति है उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। राजा बहुत परेशान हुए, ये तो तलवार कभी चलाया नहीं, तो कलम चलाता था ये, और 80 साल का हो गया, इस उम्र में कह रहा है कि मुझे सेनापति बना दीजिए। लेकिन उसको विश्वास बहुत था, उसके टीचर थे, विश्वास बहुत था राजा को। तो राजा ने अपने गुरु की बात मान ली और सेनापति अरेस्ट हो गया, और जो उनके टीचर थे 80 साल के, वो सेनापति घोषित हो गए। छोटी सी सेना की टुकड़ी और टीचर से सेनापति बने जो कभी तलवार देखे नहीं थे, कलम ही चलाते थे। उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और कहा कि युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए, चलना है और विजय हमारी होगी। जब चले लोग तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा। वो टीचर गए और मंदिर में दर्शन किया भगवान का और बाहर आए तो कहा कि भाई देखो, ये सिक्का मेरे हाथ में है, मैं इसको उछाल रहा हूँ, अगर हेड गिरा तो विजय होगी, टेल गिरा तो हार होगी। सिक्का उछाला, सिक्का गिरा और हेड ही गिरा। तब उन्होंने कहा देखो, मैं भगवान
की भाषा समझता हूँ, युद्ध की भाषा नहीं समझता हूँ। मैं गया था जब मंदिर में, तो भगवान ने मुझे बताया कि चाहे तुम हारना चाहोगे तो भी विजय होगी। तो विजय तो सुनिश्चित है, तुम लोग लड़ोगे तो भी, नहीं लड़ोगे तो भी मैं अकेले जीत जाऊंगा। अब इतना आत्मविश्वास हो गया, उस छोटी सी सेना की टुकड़ी में गए और जीत प्राप्त करके वापस आ गए। आए तो फिर राजा ने पूछा कि किया क्या गुरुजी आपने? तो उन्होंने बताया कि साहब वो जो सिक्का था वो दोनों तरफ उसमें हेड ही था। मैंने उछाला और वो हेड गिरा। सब में विश्वास इतना जागृत हो गया कि विजय प्राप्त करके हम वापस लौटे। तो मुझे लगता है कि दुनिया नापी जा सकती है आत्मविश्वास के साथ, एक कदम चलने के साथ, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा के साथ, और जो अब तक नहीं खोजा, जो जिस रास्ते पर बड़ा अंधेरा था उस पर चलने का साहस जुटाने के साथ। अब तक विश्व में जितने भी बड़े इन्वेंशन हुए वो अनजान रास्तों पर चलकर ही हुए। अब तक जितनी भी नई खोज हुई है वो अंधेरे रास्तों पर चलकर ही हुई है। और इसलिए इनोवेशन के लिए जो नोन नहीं है, जो अननोन है, को जानने का अदम्य साहस हमें पैदा ही करना होगा। मैं समझता हूँ जहाँ अभय है वहीं आविष्कार है, जहाँ साहस है वहीं साइंस है। जिस माइंड में कुछ नया कर गुजरने की तीव्रता है वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और हमारी संस्कृति में तो कहा भी गया है, नास्ति विद्या समम चक्षुनास्ति सत्य समम तपः। नॉलेज के समान कोई नेत्र नहीं, कोई आंख नहीं है, और सत्य के समान कोई तप भी नहीं है। जीवन की वास्तविकता को समझने, जीवन की यात्रा को नेविगेट करने और जीवन की आवश्यकताओं को समझने के लिए नॉलेज सबसे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। और ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, अर्थमिद्वा अर्थिनः, अर्थात ऐश्वर्य प्राप्ति का दृढ़ संकल्प रखने वाले निश्चय ही अपने सपने को पूरा करते हैं। मुझे विश्वास है कि IIT भिलाई में आपने जो सीखा है उससे आपको सतह से परे देखने, सत्य को जानने और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सरल ढंग से देखने की ताकत जरूर मिलेगी। आपको नए आइडियाज़ मिले होंगे जिससे आप भविष्य की यात्रा को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकेंगे। अथर्ववेद में हमारे पूर्वजों ने कहा था, ब्रह्म ब्राह्मण पूज्य भारः, अर्थात नॉलेज से ही नॉलेज विकसित होता है। इसका मतलब है अपनी प्रोफेशनल यात्रा में सिर्फ आपको क्लासरूम में मिले इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपने जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स प्राप्त किए हैं, जो अनुभव आपने जुटाए हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए, इसके साथ आगे बढ़ना है। मुझे स्मरण है कि जब आपकी तरह मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब उस दौर में क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर स्टीफन विजनर ने बहुत इनिशियल काम प्रारंभ किया था और पॉल बेनीहॉफ ट्यूरिंग मशीन पर क्वांटम मॉडल तैयार कर रहे थे। उस समय इंफॉर्मेशन का फ्लो आज की तरह इतना फास्ट, इतना तीव्र नहीं था, लेकिन क्लासरूम में जरूर एक वाइब्रेंसी होती थी कि हमें अपने सिलेबस के बियॉन्ड उन चीज़ों को भी सीखना है जो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से ज़्यादा समाज और राष्ट्र को नया आकार दे सकती है। उस दौर में हम सोचते थे कि अपने टीचर्स के उन अनुभवों से सीखकर अपना खुद का अनुभव अर्जित करना है, जिससे भारतवर्ष की प्रगति में हम भी योगदान दे सकें। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ह्यूमन इनोवेशन की अभी शुरुआत है। मैं समझता हूं कि इसका पीक अभी आना बाकी है और अपने स्किल्स और अनुभव से आपको इसका नेतृत्व करना है। नौजवान मित्रों, आप ऐसे समय में प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख रहे हैं जब भारत विश्व की सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इकॉनमी है। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी के साथ हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जहाँ विश्व के अनेक देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्लो डाउन देखा जा रहा है, वहीं भारतवर्ष का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। और इस वर्ष जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.4% बढ़ा है। अकेले टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का GDP में कुल योगदान
करीब 8% हो गया है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में इस सेक्टर का रेवेन्यू जनरेशन $280 बिलियन से ज़्यादा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ डाइवर्स टैलेंट पूल की हायरिंग का ग्लोबल एवरेज 47% है, वहीं भारत में ये 67% हो गया है। नॉन मेट्रो सिटीज़ में इस वर्ष हायरिंग ग्रोथ 50% बढ़ी है और ट्रेड, टैरिफ तथा अनेक क्षेत्रों में स्किल गैप्स जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत एक डायनेमिक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम निर्मित करने में सफल हुआ है। आज AI इंडिया मिशन से नई ऊर्जा आई है देश में और 2035 तक इंडियन इकोनॉमी में अतिरिक्त $1.7 ट्रिलियन जोड़ने के संकल्प के साथ ये मिशन काम कर रहा है और हमारे जैसे लोग जो आशावादी हैं मानते हैं कि इस लक्ष्य को भारत जरूर प्राप्त करेगा। आज भारत में ऑपरेट कर रहे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में से 500 सेंटर्स AI और मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं। 1.8 लाख स्टार्टअप्स में से 89% नए टेक इनोवेशन से जुड़े हुए लोग हैं। AI मिशन के 7 पिलर्स द्वारा भारत एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर, क्लाइमेट चेंज सेक्टर और गवर्नेंस में नई क्रांति लाने वाला है। ये सभी आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि आप सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए दौर बड़ा स्वर्णिम है। मित्रों, आर्थिक प्रगति के साथ साथ इनोवेशन की गति भी बदली है और बढ़ी है। पूरे वैश्विक परिदृश्य को अगर देखें तो लगभग 16,000 इनोवेशन आज प्रतिदिन रिकॉर्ड हो रहे हैं तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5 से 7% की ग्रोथ हर वर्ष दर्ज की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे अनेक सेक्टर्स में आज इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए अनंत संभावनाएं और अनंत अवसर उपलब्ध हैं। आज AI को फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें पेटेंट फाइलिंग की संख्या प्रतिवर्ष 12% बढ़ रही है और नए प्रोफेशनल की डिमांड भी 20% प्रतिवर्ष बढ़ने लगी है। AI के ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग में बढ़ते इंटीग्रेशन की वजह से आने वाले भविष्य में जनरेटिव डिज़ाइन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ने वाली है। मैं एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट का ग्रोथ 5% से ज़्यादा दर्ज हुआ है और ग्लोबल डिमांड को देखा जाए तो उसे पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर की वजह से अभी अडानी साहब की कंपनी के CEO बोल रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर नए अवसर लेकर के आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 2030 तक प्रतिवर्ष 1.25 करोड़ एनर्जी सिस्टम इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से सिविल तथा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स की मांग बढ़ने वाली है और बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन तथा सस्टेनेबल डिजाइन की मांग से इस सेक्टर में नई गति आने वाली है। उसी तरह अगर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सेक्टर को देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स तथा हेल्थ केयर को मिलाकर रोबोटिक्स के पेटेंट में 5% की वार्षिक वृद्धि देखी जा रही है और हर वर्ष 5 लाख से अधिक रोबोटिक्स इंजीनियर्स की आवश्यकता देश को है। लगभग 5% वार्षिक ग्रोथ एरोस्पेस तथा डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आज दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो संकेत कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक्सपर्टीज और सॉफ्ट स्किल्स ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे युवा प्रोफेशनल्स अलग अलग सेक्टर्स में अपनी सफलता का परचम फहराकर राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान दे सकते हैं। चलते चलते मैं सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को 2 बातें कहना चाहूँगा। जीवन में सोच और सपने ये दोनों बड़े होने चाहिए। कभी कभी अपनी सोच और सपनों को पूरा करते हुए असफलता से मत डरिएगा। इंसान की आदत होती है कि वह असफलता से डरकर कई बार जीवन में साधारण लक्ष्य तय करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद बड़े लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा। मैं आपसे जोर देकर कहना चाहता हूं कि साधारण लक्ष्य तो साधारण लोगों के लिए होते हैं। आप और आपका टैलेंट
असाधारण है। IIT भिलाई में आपको पढ़ने का अवसर मिला है और आपके टीचर्स ने जिस प्रकार आपके व्यक्तित्व को तराश कर आपके यूनिक पर्सनैलिटीज को निखारा है, उसे मैं राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ संपदा के रूप में देखता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप रिस्क लें, साहस और हौसला रखें तथा सिर्फ जॉब्स नहीं, अपना स्वयं का इंटरप्राइज स्टार्टअप्स शुरू करें। आपको जीवन को एक एडवेंचरस जर्नी की तरह लेना होगा और मुझे उम्मीद है कि जब आप खतरे उठाएंगे, रिस्क मोल लेंगे, नए रास्तों पर चलेंगे, तो उससे जरूर नए इनोवेशन भी निकलेंगे जो राष्ट्र और समाज में सकारात्मक परिवर्तन को जन्म देंगे। युवा साथियों के लिए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे बिजनेस हो या जॉब, हर एक कार्य में नैतिक मूल्यों, आदर्शों, करुणा, विनम्रता और संवेदनशीलता को सदैव बनाए रखिए। और मैं मानता हूँ कि जीवन में मूल्यों का होना वैसा ही जरूरी है जैसे व्यक्ति में श्वास का रहना जरूरी है। उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। इसलिए मेहनत करें, उपलब्धियां अर्जित करें और समाज की आवश्यकताओं तथा लोगों के प्रति संवेदनशीलता और करुणा सदैव बनाए रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से एक बार हमारे साहब, BOG के गवर्नर साहब, डायरेक्टर साहब और पूरे फैकल्टी मेंबर्स के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करने के पहले दो पंक्तियां करके खत्म करूंगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भीख हो सकता है, जो है वो भीख हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। इस राह में रहजन है, इतने रहजन मैंने हाईवे रबर, कुछ और यहाँ हो सकता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।